बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड रिसेंट पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग, मेरे नज़दीक तो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कुछ इत्तलात और कुछ जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, मिक्स्ड से सिग्नल्स, ये जंग अभी हिंदुस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर किया गया है। हम अगर अब ये कह दें कि अमन कायम हो गया इस खत्ते के अंदर और तमाम मामलात सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये बादल जो हैं जंग के, ये छट गए हैं। एट सम पॉइंट सम हाउ हिंदुस्तान फिर कोई ना कोई छेड़खानी करने की कोशिश ज़रूर करेगा। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अफ़वाज ये कौम मेंटली प्रिपेयर्ड रहती है हर टाइम पे इस जंग के लिए, बिकॉज़ हम कई दहाइयों से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। सो हम तो हर वक़्त की ये कौम हालत जंग में है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हालात कोई बहुत अच्छे या नॉर्मल नहीं है बिल्कुल, कि जिस तरह बिल्कुल अमन के दिन होते हैं वैसे नहीं है अभी। बट बदकिस्मती की बात ये है कि इस सारे मामले के अंदर हर बंदा अपनी सीवी पकड़े एस्टेब्लिशमेंट के सामने लाइन में लग गया हुआ है। जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, जो अभी हुकूमत में हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस उनके सामने ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जी मैंने किया, जो कुछ किया मैंने किया। उनके स्पोक्स पर्सन्स के ऊपर भी आज बात करेंगे, जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन बनते हैं, बट हैं वो इनफैक्ट नून लीग के स्पोक्स पर्सन। और नंबर 2, तहरीक इंसाफ के भी जो स्पोक्स पर्सन बनते हैं, वो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन नहीं है, उनके ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, कि अब जरा कहानी सुनिए तो सही। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा पाकिस्तान का। तो भाईजान आपको लड़ना भी चाहिए था, आपके वालिद सदर हैं, आप एमएनए हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपका तमाम लोगों का ये फर्ज भी बनता था कि आप हर जगह के ऊपर मुकदमा लड़े। मेरे देहात में बैठा हुआ एक बंदा जिसके पास कोई 2-4 हज़ार रुपए का मोबाइल फोन है, जो जिसने शायद स्पेसिफिकली पैकेज ही 2-3 दिन का इसलिए लगाया कि हम हालत जंग में थे, ताकि वो हिंदुस्तान को फेसबुक के ऊपर या जिस किसी प्लेटफॉर्म को भी वो इस्तेमाल करता है, वहाँ पर वो बुरा भला कह सके और ख़बरें शेयर कर सके, एक दूसरे को हल्लाशेरी दे सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो अगर वो बैठा हुआ कर सकता है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके वालिद सदर हैं, उनके एक सूबे में हुकूमत, 2 सूबों में हुकूमत है, बलोचिस्तान और सिंध, उनके गवर्नरशिप्स उनके पास हैं, तो उन्होंने की मसला सी। तो क्रेडिट किस चीज़ का लेना है आप लोगों ने? क्रेडिट देना है तो इस कौम को दीजिए कि जो मुत्तहिद होके खड़ी रही है, जो हालातों वाक़यात को भूल कर, पॉलिटिकल मामलात को भूल कर अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना जिसने ये कौम ने जंग लड़ी है, उसको क्रेडिट दें। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि सियासतदान आपस विच ही वंडी जांदे ने रियोड़ियां, कौम की बात नहीं करते कि इस कौम ने क्या-क्या किया है। अब कौम की बात करें, तो इस टाइम के ऊपर एक फ़िज़ा बनी हुई थी कौमी यकजहती की, और मेरे जैसे लोग बार-बार कह रहे थे कि दिस इज़ गोल्डन टाइम, कि इमरान खान नूं रिहा करो, बाकी सियासी कैदियां नूं रिहा करो, मामलात अगे लैके चलो, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये वक़्त अल्लाह पाक ने आपको और मुझे इस कौम को दे दिया है। और उसकी कुछ सिग्नल्स भी मिल रहे थे, कुछ हालात वाक़यात ऐसे बन भी रहे थे कि हो सकता है चीज़ें बेहतरी की तरफ चली भी जाएँ। लेकिन वो शाह से ज़्यादा शाह के गुलाम वफ़ादार वाली कहानी यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ तो वो तबका है जो आजकल जब से नून लीग की हुकूमत बनी है, वो एस्टेब्लिशमेंट के अपने अपने अल्लो ही तर्जुमान बन गए हैं, अपने अल्लो ही हवालदार बन गए हैं सारे। तो वो इस टाइम के ऊपर लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ट्वीट्स जो हैं, हालत जंग के दिनों के अंदर, और कुछ सहाफ़ी हज़रात की ट्वीट्स उठा करके जो इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उनकी ट्वीट्स लेके वो उसके ऊपर व्लॉग पे व्लॉग, शो पे शो, ट्वीट पे ट्वीट, वो पूरे का पूरा एस्टैब्लिशमेंट को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि भाईजान ये आपके सगे नहीं है, ये आपके साथ नहीं है, ये आपके साथ नहीं है। जब उनसे बात करते हैं कि यार ये वही मुल्क है जहाँ जहाँ पर एक सियासी जमात के जलसों के अंदर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है के नारे भी लगते रहे हैं, सो चीज़ों को नॉर्मलाइज होने दो, बस कर दो। ये वही सियासी जमात के जिनके मेंबरान असेंबली खड़े होकर असेंबली के फ्लोर के ऊपर जनरल बाजवा के बारे में और बाकी लोगों के बारे में क्या कहते रहे हैं, हमें सब कुछ याद है, चीज़ें आगे चलने दो। उसका जवाब नहीं देंगे, वो कहेंगे वो हमारी लोकल जंग थी, वो तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जंग थी, उसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। ये तो हिंदुस्तान ने हम पे हमला कर दिया था। हिंदुस्तान ने हमला किया, उससे घटिया हरकत कोई हो नहीं सकती कि हम अमन चाहने वाली कौम है। लेकिन वो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स ही थी, जो उस टाइम के ऊपर नून लीग के रहनुमाओं ने भी की थी। अब दूसरी जानिब भी हालात वाक़यात बड़े मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब अंसार अब्बास साहब की आज की स्टोरी जंग में लगी हुई है कि रिसेंट जो शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि जनाब आइए बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। उसके ऊपर बेस्ट गौर ने सोमवार वाले दिन जब वो गए हैं, रिसेंटली जब गए हैं मंगल को, सोमवार मंगल को, तो उन्होंने जाकर इमरान खान साहब को ब्रीफ किया और इमरान खान साहब ने गालिबन उनको गो अहेड दे दिया, अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बास स्टोरी, कि ठीक है तुम मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करो, या एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ करो, लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन मीडिया से दूर रहना।
और रहना भी चाहिए। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि आप मीडिया के सामने हटम है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले नवे-नवे लीडरान उठे सन। नून लीग ने 2019 में काम डाल दिया था। जनरल बाजवा के ससुर के घर पे बैठकर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट पड़ी हुई है। इनको पता तक नहीं था। ये जो इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है, पॉलिटिकल डायलॉग होता है, ये बैकएंड पे होता है, ना कि नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर कैमरे के ऊपर कि आज हमारी ये बात हुई है, आज हमारी ये बात हुई है, आज हमारी ये बात हुई है। इसी सारे मामले के ऊपर ये जो हवा या फिजा बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव भी थे और बार बार शोर मचा रहे थे कि पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, हालात को आगे लेकर चलना चाहिए। इसके ऊपर 2-3 ट्वीट्स हैं। एक सलमान दुरानी साहब हैं, आज़ाद न्यूज़ में काम करते हैं। उन्होंने लिखा थिंग्स आर अंडर वे। मियाँ अली इशफाक साहब हैं, एक वकील हैं, इमरान रियाज खान साहब की दोस्ती या इमरान रियाज खान साहब के मुकदमात से इन्होंने बड़ी शोहरत पाई, बहुत अच्छे वकील हैं लाहौर के हमारे। बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सीज फायर विद इन पाकिस्तान। एक मखदूम शहाब साहब हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी लिखा सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ चल रहा है, अल्लाह करे कुछ मुस्बत निकले इस सब में से। ठीक है जनाब। इस सारे के ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शहबाज गिल साहब जो हैं, वो पाकिस्तान से बाहर है, अमेरिका में है, दुनिया घूमते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को एंगेज करते रहते हैं। शहबाज गिल साहब ने इन तीनों की ट्वीट्स का एक स्क्रीनशॉट लगाया और साथ लिख दिया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी जनरल साहबान का नया प्लान है आपको मसरूफ रखने का। ओके, अब इसको जरा डिटेल में खंगालते हैं कि क्या ये प्लान प्रैक्टिकल है या शहबाज गिल साहब या बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ प्लान है। तो ज़रा इसका आज डिटेल सर्वे करते हैं और दिल थाम के आज का व्लॉग थोड़ा सुनिएगा, स्पेशली मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहन भाई बुजुर्ग जो हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत इस टाइम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका है। ठीक है जनाब। और आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम किसी भी सियासी लीडर की रिहाई के लिए अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने चलाई। व्हाइट हाउस तक पहुंचे, रिचर्ड गनल तक पहुंचे, कांग्रेसमैन तक पहुंचे, हर जगह पहुंचे, लॉबिंग की, खर्चे किए, मेहनत की, मीटिंग्स की। इमरान खान साहब की हालातों वाकयात 26 नवंबर से लेकर 9 मई की एक एक चीज़ आई थिंक जितना पाकिस्तानियों को पता है उतना अमरीकी सियासतदानों को भी पता चल गया हुआ था। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो अमेरिका के अंदर मुकीम हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने प्रॉपर नैरेटिव बनाया, उन्होंने तमाम हालात हाजरा जो है वो अमरीका के रहनुमाओं या अमरीका के सियासतदान या अमरीकन जो करता धरता है हुकूमती लोग उन तक पहुंचाए। उसके बाद फिर क्या हुआ? बहुत आसें उम्मीदें थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा प्रेशर आ जाएगा। की होया उस तो बाद? उसके बाद ये हुआ कि रिसेंट जो सीज फायर के बाद जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक के वज़राए आज़म नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म कह दिया। दे आर वेरी पावरफुल गाय। मतलब उन्होंने उत्थे आके बैलेंस आउट करके निकल गए, वापस आए पाकिस्तान के अंदर आ जाए। पाकिस्तान के अंदर 9 मई एक इनकलाब था, 8 फरवरी एक इनकलाब था। जिस तरह भी आप इसको देखना चाहें सारे इवेंट्स को, आप इसको इनकलाब देख लीजिए, आप इसको कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि जनाब ये हमला था, ये था, वो था, जो भी आप इसको एंगल देना चाहें देख लीजिए। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि कितनी अवाम निकली उन दिनों के ऊपर। 26 नवंबर 24 नवंबर को कितनी अवाम निकली। उससे पहले संगजानी वाला जलसा में यहाँ पर था इस्लामाबाद के जो सबर्ब में हुआ था, जो कितनी अवाम वहाँ से निकली। उसके बाद लाहौर में जलसा हुआ। इस सारे सिनेरियो के अंदर जब अली अमीन गंडापुर साहब भी तशरीफ लाए लाहौर, मैं लाहौर में मौजूद था, कितनी अवाम निकली। कितनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मल्टीपल टाइम स्टार्ट की, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। कभी लीडरान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज का छाप लग गई, तो कभी लीडरान रास्ते में छोड़कर 12-14 जिले होते हुए खैबर पख्तूनख्वा वापस पेशावर पहुंच गए, तो कभी गोली चल गई और वो गोली चलने के बाद नैरेटिव बना के जनाब गोली सीधी चली है, तो आपके अपने लोगों ने, आपके अपने वज़ीर ने कह दिया कि गोली यूं नहीं चली थी, गोली बंदूकें यूं रख के चली थी, वरना मेरा एक बंदा भी वापस ना आता वहां से। संगजानी के अंदर आपने कितनी आप तहरीक इंसाफ के अंदर से लहदें स्टार्ट होगी कि जनाब ये नहीं हुआ, वो हुआ है, कोई डील हो चुकी थी, इमरान खान को फलां जगह शिफ्ट किया जा रहा था, फलां जगह शिफ्ट किया जा रहा था। इन तमाम तर हालातों वाक़यात को देखने के बाद आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किसी भी तरह से इस काबिल है कि ये इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवा सकते थे? अब जिसका सेकंड एंगल देखिए, मैं बार-बार इसके ऊपर ज़िक्र करता हूँ, पता नहीं लोग सुनदे क्यों नहीं, अकल दियाँ खिड़कियाँ खोल के क्यों नहीं सुनदे। आई एम सॉरी, मैं तप चढ़ी हुई है मुझे यार। इस कौम की बात कोई बंदा नहीं कर रहा जिन्होंने जो गुर्बत में, महंगाई में पिस रहे हैं, एटॉमिक पार होते हुए हम पिस रहे हैं, लेकिन हमने अपना एटम बम बनाने के लिए, अपनी फौज के लिए, अपने मौजूदा हालात को देखते हुए, बॉर्डर्स की सिचुएशन देखते हुए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ये कौम। लेकिन हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े में, हमें पता है कि हमारा दुश्मन मक्कार और यार ऐसी अपनी रोटी जो कट करके भी उधर देने पे है बजट, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने बार बार हरामजदगी करनी है, अटैक करना है, तो वी हैव टू बी केयरफुल।
हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, हमें असला रखना है, हमें हर चीज़ रखनी है। सो ये कौम की तारीफ कोई बंदा नहीं करेगा, अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल सारे कर रहे हैं और अपने अपने वो जो होते हैं ना पाव गोश्त के पीछे पूरे का पूरा बकरा ज़िबा कर रहे हैं। यही सवाल अब मुझे इसका जवाब दीजिए कि यही सलमान अकरम राजा साहब अभी चंद दिन पहले ट्विटर से स्पेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी स्पेस के अंदर मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी किया था, खुद फरमा चुके हैं कि मैं कॉल दे देता हूँ, बंदे नहीं निकलते, क्या किया जाए? मुझे समझाइए, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं अपनी औकात में थोड़ा-सा लोगों से मिलता-जुलता भी रहता हूँ, मैं बाखबर भी रहता हूँ। यकीन मानिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग उल्टा सॉल्यूशन पूछ रहे होते हैं सहाफ़ियों से बैठ के, यार क्या कर सकते हैं हम? बताओ मैं कैसे इमरान खान को मतलब दे वांट अ वे आउट हियर, ठीक है? 2 कि ये ज़िम्मेदारी लीडर की होती है। ये किसी भी सियासी जमात का लीडर है, उसने लीड करना है, उसने रास्ता निकालना है, तभी वो लीडर है। वरना मारे खाने को तो 16-16 हज़ार, 18-18 हज़ार वर्कर आप ही कहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर आने के हमारे जेलों के अंदर पड़े रहे। तो फिर वो लीडर जो हैं, वो वर्कर होने चाहिए ना, जो जेलों में पड़े रहे हैं। आप लोग तो जेलों में नहीं गए हो। यहाँ इमरान खान जेल में है, हसान नियाज़ी जेल में है, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज साहब, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये लोग जेलों में रहे हैं ना। फिर लीडर खदीजा शाह को, सनम जावेद को, आयशा भुट्टा को, फायजा मुराद को और तैयबा राजा को होना चाहिए। फिर ये लोग जेलों में रह के आए हैं। तो फिर इबाद फारूक को लीडर होना चाहिए सिर्फ, बाकी तो सारे फारग हो जाओ। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन है क्या? बताइए, मतलब कोई समझ आपको आती है कि कोई इनकलाब आने वाला है, कोई एट वंस पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा? तो सलमान अकरम राजा साहब, मैंने भी उनके ऊपर तनकीद की कि आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना हुआ है, एक मोमेंटम बना हुआ है, आप उनको मोमेंटम को तोड़ रहे हो। बातें तल्ख हैं, अपने फड्डे ना देख लो। कल तुम वेख्या हो कमल शोजब साहिबा की वीडियो लीक्स पे वीडियो लीक्स आ रही हैं, वो कहती हैं ये वन मैन पार्टी बना दिया आप लोगों ने इमरान खान की पार्टी को, ये हम सब की पार्टी है। बातें ठीक हैं, लेकिन वो अलीमा खान साहबा बर्दाश्त नहीं होती। वो कल मुझे पता चला है कि जी कहानी क्या है उसके पीछे, जो अलीमा खानम साहबा के ऊपर इतनी तप चढ़ी हुई थी। वो जेल के बाहर कहीं पर कह दिया अलीमा खानम साहबा ने कि ये तमाम खवातीन जब मखसूस नशिस्तों वाला मामला आता है केस में, वहाँ सारी पहुँच जाती हैं, इमरान खान के लिए इनमें से कौन आता है? उसे कॉमेंट की तप चढ़ी हुई थी। कल फैसल चौधरी साहब ने मुझे बताया मेरे शो के अंदर। सो इन सारे हालातों वाक़यात को देखते हुए फॉर वंस फॉर वंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती यूट्यूबर जो हमेशा जर्नैलों के ऊपर बरसते रहते हैं, बरसते रहे। अगर आपका ये मामला है, आप उसी तरह रहेंगे, बरसते रहे, लगे रहे। वे आउट भी तो देना। स्कॉलर वो होता है या वो ज़हीन या ज़रखेज़ दिमाग वो होता है कि जो जहाँ पर प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, वहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी देता है। ये मुझे भी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए पता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारे बहुत सारे डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट हर दफ़ा नाक घुसाती है। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੱਕ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि हमारे ब्लॉग देखकर, हमारी ट्वीट्स देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे पाकिस्तान ने 25 करोड़ 24 करोड़ रोडों पे निकल आना है, किन्ने को निकले सन भाईजान, पहले देख लो। वो बेतहाशा लोग निकले थे। मैं खुद रिपोर्ट कर रहा था इस्लामाबाद से उस दिन भी, 26 नवंबर को भी। क्या हुआ, किधर गए लोग? क्या दोबारा निकलने को तैयार हैं? रोज़ आपके क्या नाम है उनका, जुनैद अकबर साहब, 2 इंटरव्यूज़ उनके रिसेंटली आए हैं 2 दिनों के अंदर। उन्होंने दोनों दिनों कहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़्ड और खोटे सिक्के मेरी जेब में है तो मैं कैसे बड़ा एहतजाज कर सकता हूँ? मतलब उन्होंने एहतजाज तो पहले ही हथ खिलार दिते हैं। उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हमें। आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई लोगों को। उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स ये दिए कि भाईजान अगर कॉम्प्रोमाइज़्ड और खोटे सिक्के मेरी जेब में दे दिए हैं तो मैं बड़ा एहतजाज कैसे कर सकता हूँ? एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट्स ट्रू। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। अब तो वो आम लोगों को पता चल गया है, हर बंदे को पता लग गया है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। क्या उन कॉम्प्रोमाइज़ लोगों के होते? क्या जुनैद अकबर तो क्या अलीमा खान साहब भी कोई बड़ा एहतजाज की कॉल दे तो कामयाब होगा? तो मैंने लगता है नहीं। वे आउट क्या है? वे आउट इवेंचुअली ये है कि एक दफ़ा इमरान खान इस बिहाइंड द बार्स जो बैठे हुए हैं, इन जेल की सलाखों से बाहर आए। इन इस तरह के प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस में बड़े वक़्त लगते हैं। ये रातों-रात नहीं हो जाता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, जो आइन कानून की बालादस्ती का था, ये रिजीम चेंज के बाद आगाज़ किया हुआ है। इमरान खान साहब की पहले की पॉलिटिकल स्ट्रगल सारी एक साइड के ऊपर है, इसको कंफ्यूज मत किया करें प्लीज़। उनकी सारी ज़िंदगी की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वज़ीर-ए-आज़म बनने तक की, वो एक साइड के ऊपर है। ये 3 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल को एक साइड पे रखें और ये 3 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल बहुत सुपीरियर है। इसको पिछले उनके सारे करियर्स के साथ कहीं पर कंपैरिज़न मत किया करें। ये एक्चुअल वो स्ट्रगल है पॉलिटिकल कि जो रूल ऑफ लॉ की है, आइन की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, डेमोक्रेसी की है, ह्यूमन राइट्स की है, जुडिशरी की है, एस्टैब्लिशमेंट की है, अफ़वाज पाकिस्तान के रूल की है, हुकूमती रोल की है कि हर बंदे का रोल डिफाइंड होना चाहिए इस मुल्क के अंदर।
अब इसके ऊपर मैंने जो सारा मंजरनामा आपके सामने रखा है, इस मंजरनामे में मैं सुबह 8 बजे 9 बजे उठा, उठते मैं कैमरे के सामने बैक एक ब्लॉग करना शुरू कर दिया कि जी स्टैब्लिशमेंट को तुन दिया जाना चाहिए, नून लीग को तुन देना चाहिए, पीटीआई को तुन देना चाहिए, पीपल्स पार्टी को ये कर देना चाहिए, खा गए, ये लुट गए, मार गए, सारी बातें ठीक है भाई, मान ली सारी बातें। सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तो सुबह दोपहर शाम आप लोगों से स्ट्रैटेजी मांग रहा है, लाहे अमल मांग रहा है, कल ट्रेंड करता रहेगा एक्स के ऊपर ये लाहे अमल दो, अगली स्ट्रेटेजी दो, करना क्या, इमरान खान साहब को कैसे बाहर लाना है? क्या कोई स्ट्रेटेजी किसी की आपको नजर आई कहीं पर भी? तो जवाब है नहीं। क्या स्ट्रेटेजी है किसी के पास? तो जवाब है नहीं। भाईजान अंडरस्टैंड कीजिए एक चीज, दो तीन चीजें होती हैं, वीकनेस होती हैं जो हुकूमतों की कमजोरी बनती है और बाकी अपोजिशन को उसमें चांस मिलता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मिसालों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जनरल बाजवा की और इमरान खान साहब की रिफ्ट्स जब आई, उस्मान बुजदार से मामला स्टार्ट हुए और बहुत सारे मैटर्स जो थे, जब स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की रिफ्ट आ गई या सियासी जमातों की रिफ्ट आ गई, तो नून लीग को चांस मिला कि जनाब बैठकर बात करते हैं। ख्वाजा आसफ से बात की गई कि पहले पंजाब ले लो, बाद में फेडरल गवर्नमेंट दे देंगे आपको, फिर आगे से कोविड और वो आ गया, मामला तो नहीं चल सके। क्या मौजूदा हालातों वाकयात के अंदर शहबाज शरीफ या पीएमएलएन और स्टैब्लिशमेंट फौज की कोई रिफ्ट आपको कहीं पर नजर आ रही है? तो मेरी असेसमेंट है नहीं। एक चीज है जिसके ऊपर इन डेज टू कम हो सकता है कि कोई रिफ्ट हो, लेकिन वो अभी आई थिंक बहुत प्री मेच्योर है, उसके ऊपर बात करना भी अभी के लिए फिजूल है, क्योंकि राइट नाउ वो सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही। फिर आता है गुर्बत, महंगाई, कोई इस तरह की चीज आपको वैसे कि गुर्बत महंगाई भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर मीडिया तब इशू बनाता है जब इशारा किया जाता है कि चलो जी शुरू हो जाओ, अब इनको फारिग करना है हमने। इमरान खान की हुकूमत ही देख लीजिए, मामला ठीक भी चल रहे थे, इकॉनमी ग्रो भी कर रही थी, लेकिन गुर्बत महंगाई, लुटे गए मारे गए, लुटे गए मारे गए, ये हालातों वाकयात पाकिस्तान के अंदर। अब देखें गुर्बत महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई थी। और किसी मीडिया उसने गल भी की थी कि थोड़े ना तुम ने दसिया भी है कि महंगाई कहाँ पे है। मैं खुद यार हर हफ्ते 4 शोज करता था, 3 शोज मान बुजदार और पीटीआई के खिलाफ करता रहता था, गुर्बत महंगाई, लुट गए मारे गए। अब कितने शोज हो रहे हैं भाईजान? आउटडोर निकलता हूँ, अभी भी बात करता हूँ अपनी औकात में, लेकिन तब आउटडोर शोज थे, तब स्टूडियो से नहीं ज्यादा करता था। सो चीजों को प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, टेम्परेचर हर तरफ से डाउन लाने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मुझे उन लोगों की बात करनी है जो वे आउट की बात करते हैं। कुछ स्टैब्लिशमेंट के भी सो कॉल्ड जो स्पोक्स पर्सन बने हुए ना आजकल, मैं भी थोड़ा कुछ देर पहले उठा हूँ तो मैं कुछ देख रहा था, डिजिटल चीजें डिजिटली देख रहा था कि किस तरह लोग एक्टिव हुए हुए। वो स्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान नहीं है, याद रखिएगा। वो नून लीगी तर्जुमान है। जब से नून लीग हुकूमत में आई है तो वो स्टैब्लिशमेंट के सेल्फ प्रोक्लेम्ड तर्जुमान बन गए हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क के हालात नॉर्मल हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर निकले। वजह कि जहां पर वो सॉफ्ट कॉर्नर निकलेगा वहां पर नून लीग फारिग हो जाएगी। वी ऑल नो दैट कि इन मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान साहब जेल से बाहर होते या वजीर आजम पाकिस्तान होते तो उन्होंने कैसे फ्रंट से लीड करना था। उन्होंने बैठकर मियां नवाज शरीफ साहब की तरह ऑपरेशन डिजाइन नहीं करना था, या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरह बैठकर सिर्फ अंदर खाते कि मैं यासिन मुनीर साहब से मुलाकातें होती नहीं है, मैं फोन पर रहा रहा है, ये है एज नहीं सी होना। उस बंदे ने, मर्द मुजाहिद ने बाकायदा फ्रंट फुट से लीड करना था कि ठीक है भैया आ रहे हैं, ललकार के आवरण क्योंकि आओ भाई मैदान चाओ। सो ये हालात वाकयात को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को प्लीज समझिए। जब तक कोई रिफ्ट या बोन ऑफ कंटेंशन स्टैब्लिशमेंट की नून लीग के साथ नहीं बनती, ये मुझे जाते हुए वैसे दिखाई नहीं दे रहे। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं कर पाती, ये मुझे जाते हुए वैसे नहीं दिखाई दे रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्रेन मिस की है, वो ये पॉलिटिक्स है, इट्स गिव एंड टेक। मैं बड़ा आज आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, व्हाट आई फील, या जो मेरी एग्जैक्ट जो मेरी फीलिंग है मैंने आप सबके सामने रखी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक इतनी बड़ी मजहबी सियासी जमात है कि अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिला लिया जाता तो 26 नवंबर वाला वाकया दोबारा नहीं हो सकता। गोली दोबारा नहीं चल सकती थी किसी भी तरह से, हवाई हो या सिद्धी हो, गोली दोबारा नहीं चल सकती थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठकर मामला क्यों तय नहीं किए जा सके? क्योंकि ये दोनों जमातें इकट्ठी और बाकी अपोजिशन शायद खकान भाई चले, उनका तो मीडिया फेसेस हैं, उनकी जमात है सच, प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आती कि कोई उनके बहुत ज़्यादा वोटर सपोर्टर है, आपको कहीं नजर नहीं आती। वो मीडिया नैरेटिव की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्या इनकी बहाली की जब तहरीक है, ये वो एंड एवरीथिंग। तो ये तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए, प्रैक्टिकली सामने रखते हुए, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि इस टाइम के ऊपर लोगों के पाव गोश्त के लिए किसी को अपना यूट्यूब चलाना है, किसी को अपना ट्विटर चलाना है, किसी को सिर्फ इन रहना है, किसी को स्टैब्लिशमेंट के सामने मंजूर नज़र रहना है, किसी को हुकूमत के सामने मंजूर नज़र रहना है।
इन सब के इन रिक्वायरमेंट्स या इन जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात के अंदर क्या इमरान खान इतने छोटे कद का आदमी है कि उसको हमने जेल में रहने देना है? इमरान खान इससे बहुत बड़े कद का आदमी है। मैं एक मिसाल देके आपके से इजाज़त चाहूँगा सिर्फ। रिसेंटली मुझे कुछ मेरी फैमिली में इस तरह का मामलात हुए, अल्लाह पाक सेहत दे, कि मुझे शौकत खानम अस्पताल आना-जाना स्टार्ट हुआ मेरा। शौकत खानम एक प्रोजेक्ट सिर्फ़ लेक लाहौर वाला प्रोजेक्ट, जहाँ पर मैं कि 2-3 दफ़ा गया हूँ रिसेंट महीने डेढ़ के अंदर। वहाँ पर बैठकर जब आप शौकत खानम के दरवाज़े से एंटर होते हो और कैंसर की बीमारी का आपको पाकिस्तान में कहीं पर और इलाज प्राइवेट भी हैं, तो टेस्ट उन्होंने शौकत खानम ही भेज देने हैं आपको। तो आप वहाँ जब जाते हो वो टेस्ट करवाने, तो वहाँ से जो दुआएँ इमरान खान लेना स्टार्ट करते हैं, और जब आप घर तक पहुँचते हो, जब तक आप सोते नहीं हो और आप उसी फ़ेज़ में चल रहे होते हैं कि व्हाट हैपेंड टुडे एंड व्हाट हैपेंड टुडे, तो इमरान खान के लिए दिल से दुआएँ निकलती रहती हैं। उस शख्स ने इस मुल्क को पहले बहुत कुछ दे दिया हुआ है। ये उनकी अपनी सियासी जमात या अवाम पाकिस्तान के हम उनको वापस क्या दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे लगता है कि आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये कौम शायद इमरान खान को वापस देने की कुछ भी चीज़ काबिल नहीं है। इज़्ज़त है, उनको बाइज़्ज़त तरीके से रिहा करवाना किसी भी तरह से, ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस टाइम के ऊपर कर लेनी चाहिए। बहुत बड़ा आदमी है, और शायद उनकी अपनी जमात को भी पता नहीं कि इमरान खान कितना बड़ा आदमी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।